हेलो स्टूडेंट्स, प्रशस्त एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं प्रशस्त तन्मय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और कल हमने प्रश्न 42 तक कर लिया था। 43वें प्रश्न में शायद कुछ ऑडियो की प्रॉब्लम थी, तो वो म्यूट हो गया था, वो सुनाई नहीं दे रहा था। तो चलिए आज आगे चलते हैं कल से और 43वां प्रश्न एक बार फिर से देखते हैं। भारतीय नृत्य परंपरा का संक्षिप्त इतिहास लिखिए। तो जैसा कि प्रश्न से स्पष्ट है कि आपको यह नृत्य परंपरा का इतिहास लिखना, और इतिहास हमेशा 3 भागों में होता है। पहला आप क्या लिखेंगे? प्राचीन काल का नृत्य का इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, और फिर लास्ट में आप लिखेंगे आधुनिक काल का। प्राचीन काल में जो पहली सब हेडिंग होगी वो होगी वैदिक काल, फिर नाट्य शास्त्र, फिर उसके बाद मंदिरों में नृत्य। ये 3 सब हेडिंग्स आप लिखेंगे प्राचीन काल में: वैदिक, नाट्य शास्त्र और मंदिरों में नृत्य। वैदिक काल में आप क्या बताएंगे कि यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों में नृत्य की परंपरा हुआ करती थी, तथा सम्मिलित रूप से नृत्य और गायन को गान विद्या के अंतर्गत रखा जाता था। ठीक है, ये आप बता देंगे। वैदिक काल का बता दिया आपने। फिर उसके बाद नाट्य शास्त्र बता देंगे कि किस तरह से 2nd सेंचुरी बीसी में लिखा गया एक ग्रंथ जो है उसने भारतीय कलाओं को किस तरह से प्रभावित किया। खास तौर पर नृत्य की कला को 3 तरह के आपने उसमें बता देना है कि नृत्य, नृत्य और नाट्य, इन 3 शब्दों की आपने संक्षिप्त में व्याख्या कर देनी है। उसके बाद नाट्य शास्त्र के बाद आ जाएंगे मंदिरों में नृत्य की प्रथा। आप बता देंगे कि देवदासी परंपरा से भरतनाट्यम और ओडिसी जैसे नृत्य कैसे धीरे धीरे डेवलप हुए। तो प्राचीन काल में आपको 3 सब हेडिंग्स बतानी है: वैदिक, नाट्य शास्त्र और मंदिरों में नृत्य। अब इसके बाद जैसे ही आपने इसको लिख लिया, आप चले आइए मध्यकाल में। मध्यकाल में आपको क्या लिखना है? भक्ति आंदोलन से कथक जन्मा। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भक्ति आंदोलन ने नृत्य को भक्ति के साथ जोड़ा, एक जन सांस्कृतिक माध्यम बना दिया नृत्य को अपनी भक्ति को प्रदर्शित करने के लिए, ईश्वर के लिए अपने प्यार को प्रदर्शित करने के लिए। और इस तरह से कथक, रास लीला, इस तरह के नृत्य कलाओं का उद्भव हुआ। इसी तरह से आधुनिक काल में आप बता देंगे कि ब्रिटिश दबाव में नृत्य को एक अच्छा गुण नहीं माना जाता था। इस कला को एक तरह से दबाया जाना शुरू हो गया, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात इसका पुनरुत्थान हुआ। उसके बाद बता दीजिए कि नृत्य परंपरा के इसी विकास क्रम से आज भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य विकसित हुए हैं। फिर बता दीजिएगा कि अनेक लोक नृत्य हुए हैं, और अंत में एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दीजिएगा कि नृत्य आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है। तो इस तरह से आपका ये खत्म हो जाएगा। आपको 3 पार्ट से बताना है इसको। प्राचीन काल में आप 3 सब हेडिंग्स याद रखिएगा। कौन कौन सी थी? वैदिक, उसके बाद भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, फिर मंदिरों में नृत्य। उसके बाद आप मध्यकाल में आ जाएंगे। मध्यकाल में आपको 2-3 कीवर्ड्स याद रखने हैं: भक्ति आंदोलन, और भक्ति आंदोलन से किस तरह से नृत्य जन सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का माध्यम बन गया, और कथक, रास लीला, इस तरह की अनेक नृत्य शैलियां विकसित हुई। आधुनिक काल में बता दिएगा ब्रिटिश दबाव में, शुरुआत में ब्रिटिश शासन के दौरान इसे अनैतिक माना जाता था। फिर स्वतंत्रता पश्चात पुनरुत्थान इसका हुआ। 3-4 जो कलाकार है उनका आप नाम ले लीजिएगा। उसके बाद 8 शास्त्रीय नृत्यों के बारे में बता दीजिएगा। नाम नहीं लेना, बस बोल दीजिएगा कि 8 शास्त्रीय नृत्य हैं आज के वर्तमान समय में। उसके बाद अनेक लोक नृत्य हैं। फिर निष्कर्ष आपको छोटा सा लिख देना है। इस तरह से आपका उत्तर खत्म हो जाएगा। चलिए अब इसको देख लेते हैं एक बार विस्तार से, क्या क्या चीजें हमें लिखनी है। फटाफट एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। तो हमको सबसे पहले जो है इसमें एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय देना है कि भारतीय नृत्य परंपरा भारत की सांस्कृतिक धरोहर का अत्यंत प्राचीन और समृद्ध अंग है। यह नृत्य केवल शारीरिक गति नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना, धार्मिक अभिव्यक्ति और सांस्कृतिक संप्रेषण का माध्यम रहा है। इसकी जड़ें वैदिक काल से लेकर आधुनिक युग तक फैली हैं। प्राचीन काल में, वैदिक काल में नृत्य यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा था। नृत्य और गीत दोनों को गान विद्या के अंतर्गत माना जाता था। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र लगभग 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व को भारतीय नृत्य का आधार ग्रंथ माना जाता है, और इसमें नृत्य को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है नृत्य यानी प्योर डांस यानी शुद्ध नृत्य। फिर है नृत्य एक्सप्रेसिव डांस यानी अभिव्यक्ति जिसमें की जाती है नृत्य के साथ साथ। फिर तीसरा है ड्रामेटिक जिसमें अभिनय के तत्व भी शामिल होते हैं, तो हो गया नाट्य। अब आते हैं मंदिरों में। देवदासी परंपरा के अंतर्गत नृत्य एक पूजा विधि बन गया। दक्षिण भारत के मंदिरों में भरतनाट्यम और ओडिशा के मंदिरों में ओडिसी की परंपरा विकसित हुई। मध्यकाल में, इस काल में भक्ति आंदोलन ने नृत्य को जन सांस्कृतिक माध्यम बनाया। रास लीला, कथक, कीर्तन आदि ने धार्मिक भक्ति के साथ नृत्य को जोड़ा। इसके बाद इस समय कथक शैली का विकास दरबारी मनोरंजन और भक्तिपूर्ण प्रस्तुति दोनों के रूप में हुआ। फिर आधुनिक काल में आ गया। ब्रिटिश काल में नृत्य कलाओं को अनएथिकल मानकर दबाया गया। स्वतंत्रता के बाद इन कलाओं का पुनरुद्धार हुआ। फिर 3-4 कलाकारों के नाम लिख लीजिएगा: रुक्मिणी देवी अरुंडेल, उदय शंकर, बिरजू महाराज आदि ने शास्त्रीय नृत्यों को पुनर्जीवित किया। फिर अगली लाइन में बता दीजिएगा कि आज भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य यानी भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, कथकली, सत्रिया और सैकड़ों लोक नृत्य विद्यमान है। निष्कर्ष बताया था नीचे कि
भारतीय नृत्य परंपरा केवल कला नहीं, संस्कार, अध्यात्म और सामाजिक चेतना की अभिव्यक्ति, इसकी निरंतरता भारत की जीवन सांस्कृतिक परंपरा की साक्षी है। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, यानी क्वेश्चन नंबर 44। अभी तक आपका मूर्ति कला, नृत्य कला, संगीत कला और जितनी भी अलग अलग तरह की कलाएं थी सब खत्म हो गई। अब सिर्फ ये लास्ट पोर्शन बचा हुआ है भाषा, साहित्य, धर्म और दर्शन का। तो ये भी आज और कल में ये पूरा का पूरा आर्ट एंड कल्चर आपका समाप्त हो जाएगा। तो प्रश्न 44 देख लेते हैं क्या है। विश्व शांति की स्थापना में बौद्ध साहित्य की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये यूपीपीएससी 2018 में पूछ भी चुका है। तो इस सवाल को आपको कैसे लिखना है, विश्व शांति की स्थापना में बौद्ध साहित्य की भूमिका। तो पहले तो आप 2-3 चीजें आप बता दीजिएगा कि अहिंसा और करुणा का सिद्धांत भी बौद्ध साहित्य ने दिया है। उसके अलावा बौद्ध साहित्य में जिस तरह से नैतिक आचरण पर बल दिया गया, यानी हम लोगों ने वहां पर अष्टांगिक मार्ग जब पहले किया था तो उस समय सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, इस तरह की 8 चीजें पड़ी थी। उनमें से जो शील वाला आचरण वाला जो पोर्शन था, यानी शील, यानी सम्यक वाणी, सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका, इसमें आप लिख दीजिए। इसके बाद शासकों के लिए कैसे प्रेरणा बना और बौद्ध दर्शन ने किस तरह से सम्राट अशोक को कलिंग युद्ध के बाद, इतने भीषण नरसंहार के बाद भी उन्होंने युद्ध पूरी तरह से रोक दिया। आगे से पूरे विश्व में धम्म विजय का संकल्प लिया सैन्य विजय की जगह, और अंतर्राष्ट्रीय प्रसार। ये लास्ट पॉइंट में आप बता दीजिएगा कि बौद्ध धर्म किस तरह से सिल्क रूट जैसे माध्यमों से मध्य एशिया और चीन तक फैला, जिससे विभिन्न संस्कृतियों के बीच शांति और समझ का एक शक्तिशाली वाहक बन गया। तो आपको कुल मिला के बौद्ध साहित्य की भूमिका में यहाँ पर 4 पॉइंट्स लिखने हैं। पहले में आपको बताना है कि किस तरह से अहिंसा और करुणा का सिद्धांत इसने दिया, लोगों में लोकप्रिय हुआ, नैतिक आचरण पर बल दिया, उसके बाद शासकों के लिए प्रेरणा, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रसार, फिर लास्ट में एक संतुलित सा निष्कर्ष आपको लिख देना है कि इस प्रकार बौद्ध साहित्य अहिंसा, करुणा और नैतिक आचरण के अपने सार्वभौमिक संदेशों के माध्यम से विश्व शांति के लिए एक मजबूत वैचारिक नींव प्रदान करता है। इससे न केवल व्यक्तिगत मुक्ति का मार्ग दिखाया है, बल्कि एक शांतिपूर्ण और सामंजस्य वैश्विक समाज के निर्माण के लिए एक व्यावहारिक खाका भी प्रस्तुत किया है। चलिए फटाफट ये चारों पॉइंट्स एक बार पढ़ देते हैं हम लोग। बौद्ध साहित्य विश्व शांति की स्थापना के लिए गहन और कालातीत दार्शनिक आधार प्रदान करता है। इसकी मूल शिक्षाएं सार्वभौमिक मूल्यों पर केंद्रित है, संघर्षों को समाप्त करने और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हैं। अब हमने 4 कीवर्ड्स जो याद किए थे, बौद्ध साहित्य की भूमिका एग्जैक्टली है क्या। तो अहिंसा और करुणा का सिद्धांत पहला कीवर्ड था। बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत अहिंसा या किसी को नुकसान न पहुंचाना है। यह सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा और मैत्री का संदेश देता है। ये शिक्षाएं त्रिपिटक जैसे ग्रंथों में निहित हैं और व्यक्तियों और राष्ट्रों को आक्रामकता और हिंसा का त्याग करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो अहिंसा और करुणा के सिद्धांत में आपको 2-3 कीवर्ड्स याद रखने हैं, अहिंसा, करुणा और त्रिपिटक। फिर आता है नैतिक आचरण पर बल, यानी शील। बौद्ध साहित्य शील या नैतिक आचरण के महत्व पर जोर देता है, जिसमें सही वाणी, सही कर्म और सही आजीविका शामिल है। यह नैतिक ढांचा लोभ, घृणा और अज्ञानता को कम करने में मदद करता है, जिन्हें संघर्ष का मूल कारण माना जाता है। तो पहला क्या हो गया, अहिंसा और करुणा। दूसरा नैतिक आचरण। उसके बाद शासकों के लिए प्रेरणा। इसमें आप बता देंगे किस तरह से बौद्ध दर्शन ने सम्राट अशोक जैसे शासकों को गहराई से प्रभावित किया। कलिंग युद्ध के विनाश के बाद अशोक ने बौद्ध शिक्षाओं से प्रेरित होकर दिग्विजय यानी सैन्य विजय की नीति को त्याग कर धम्म विजय या नैतिक विजय की नीति अपनाई। उनके शिलालेख सहिष्णुता, अहिंसा और सामाजिक कल्याण के सिद्धांतों का प्रचार करते हैं, जो शांतिपूर्ण शासन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके बाद लास्ट में आप बता दीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय प्रसार। बौद्ध धर्म रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट जैसे माध्यमों से मध्य एशिया और चीन तक फैला, जिससे विभिन्न संस्कृतियों के बीच शांति और समझ का एक शक्तिशाली वाहक बन गया। इसने आक्रामक प्रवृत्तियों को नरम करने और एक शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना को बढ़ावा देने में मदद की। निष्कर्ष क्या है, इस प्रकार बौद्ध साहित्य अहिंसा, करुणा और नैतिक आचरण के अपने सार्वभौमिक संदेशों के माध्यम से विश्व शांति के लिए एक मजबूत वैचारिक नींव प्रदान करता है। इससे न केवल व्यक्तिगत मुक्ति का मार्ग दिखाया, बल्कि एक शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण वैश्विक समाज के निर्माण के लिए एक व्यावहारिक खाका भी प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से आपको ये 3-4 कीवर्ड्स याद रखने हैं। छोटा सा परिचय लिख दीजिएगा आप। उसके बाद अहिंसा, करुणा, नैतिक आचरण, शासकों के लिए प्रेरणा और अंतर्राष्ट्रीय प्रसार। इन 4 कीवर्ड्स के जरिए इस पूरे आंसर को आप डील कर लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 45वां प्रश्न है, वैदिक शिक्षा प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए और वर्तमान में इसके महत्व की समीक्षा कीजिए। तो अब जैसा कि प्रश्न से भी समझ में आ रहा है कि इसको आपको 2 भागों में इसका उत्तर देना है। पहले भाग में आपको बता देना है कि वैदिक शिक्षा प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या है, और दूसरे भाग में आपको बता देना है कि आज भी इसका महत्व क्यों है और आज भी ये प्रासंगिक क्यों है। तो आइए फटाफट इसके कीवर्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहले परिचय में आप क्या लिखेंगे, तो परिचय में आपको लिखना है कि वैदिक ज्ञान का संरक्षण
इसका एक उद्देश्य था। मौखिक परंपरा गुरु शिष्य आधारित शिक्षा थी और समग्र विकास और आध्यात्मिक उद्देश्य इसका दूसरा लक्ष्य था। तो परिचय आपने छोटा सा दे दिया, एक असरदार परिचय आपने लिख दिया। उसके बाद इसकी मुख्य विशेषताएं मैं आपको मुश्किल से 4 कीवर्ड्स याद रखने हैं। पहला कीवर्ड क्या हो गया? पहला है गुरु शिष्य परंपरा। इस पे बड़े आराम से आप 1-2 लाइन लिख सकते हैं। मुख्य विशेषताओं में पहला कीवर्ड हो गया गुरु शिष्य परंपरा। इसमें ज्ञान, नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, ये तीनों चीजें आएंगी। उसके बाद मौखिक परंपरा। लिखने की प्रक्रिया की शुरुआत हमको पता है कि ये मौर्य काल में शुरू हुई। उसके पहले सारी की सारी जो विद्या थी हमारी मौखिक रूप से दी जाती थी। तो गुरु शिष्य परंपरा के बाद आप अगला पॉइंट लिखेंगे मौखिक परंपरा। इसमें क्या था? कंठस्थ करना, स्मृति का विकास इस परंपरा का उद्देश्य था। तीसरा है शिक्षा का उद्देश्य। इसमें क्या था? मोक्ष और आत्म साक्षात्कार। तो पहला आपने लिखा गुरु शिष्य परंपरा, दूसरा मौखिक परंपरा, तीसरा शिक्षा का उद्देश्य और चौथा शिक्षा तक पहुंच। यानी पूर्व वैदिक काल में शुरुआती वैदिक काल में शिक्षा तक सभी की पहुंच थी। न वहां पर महिलाओं को वंचित किया गया था, न शूद्रों को वंचित किया गया था। घोषा, पाला, इस तरह की विदुषी महिलाएं भी थी। बहुत सारी ऐसी ऋषिकाएं हैं जिन्होंने वैदिक मंत्रों की दृष्टा रह चुकी हैं। दुनिया में एकमात्र हमारी सभ्यता है जहां पर स्त्रियां भी वैदिक मंत्रों की दृष्टा रह चुके हैं। नहीं, अगर आप सेमेटिक रिलीजन्स को देखें, चाहे इस्लाम को, चाहे क्रिश्चियनिटी को, चाहे दुनिया के किसी धर्म को देखेंगे, वहां पर ईश्वर ने सिर्फ पुरुषों को ही अपना स्वरूप दिखलाया और उन्हीं को ज्ञान दिया। हमारे यहाँ सिर्फ ऐसी सभ्यता थी जहां पर स्त्रियों को भी ईश्वर ने ज्ञान दिया। ईश्वर ने अपनी वाणी स्त्रियों तक भी पहुंचाई और वैदिक मंत्रों की दृष्टा जो है स्त्रियां भी रहीं। तो शिक्षा तक पहुंच में क्या था? सभी को शिक्षा थी, महिलाओं को भी थी, शूद्रों को भी थी। इनफैक्ट छांदोग्य उपनिषद में एक प्रसंग आता है जहां पर एक लड़का है जिसका नाम है सत्यकाम और वो गौतम ऋषि से शिक्षा लेना चाहता है और वो पुत्र रहता है एक ऐसी महिला का जिसका नाम रहता है जाबाल। और जाबाल को पता ही नहीं होता है कि वो किस पुरुष के संसर्ग से उत्पन्न हुआ है, सत्यकाम। लेकिन फिर भी गौतम ऋषि उसको शिक्षा उस समय देते हैं। ये छांदोग्य उपनिषद की एक कथा है जिससे पता चलता है कि शुरुआती वैदिक काल में शिक्षा तक सभी की पहुंच हुआ करती थी। ये बाद में उत्तर वैदिक काल में ये सारी वर्ण व्यवस्था और कठोर होती चली गई। धीरे धीरे शिक्षा को महिलाओं से वंचित रखा जाना शुरू होने लगा। लेकिन शुरुआती वैदिक काल में ये सब नहीं था। तो शिक्षा तक पहुंच सबकी थी। महिला शिक्षा उत्तर वैदिक सीमाएं बाद में आरोपित हुई। उसके बाद वर्तमान में इसका क्या महत्व है? आज भी अगर देखें तो गुरु शिष्य संबंध बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारे जीवन में माँ के बाद सबसे ज्यादा समादर किसी का होता है, आदर होता है, तो वो गुरु होता है। समग्र विकास शिक्षा का उद्देश्य आज भी माना जाता है। सांस्कृतिक संरक्षण इसका एक उद्देश्य है। तो इस तरह की चीजें आप लिखें। निष्कर्ष में आप एक छोटा सा संक्षिप्त निष्कर्ष लिख दीजिए। वैदिक शिक्षा प्रणाली समग्र नैतिक और जीवन दृष्टि पर आधारित शिक्षा थी। आधुनिक युग में भी यह अत्यंत प्रासंगिक है। अब हमेशा की तरह ये सारा जितने भी कीवर्ड्स हैं इनको वीडियो को पॉज करके इनको 2 बार 3 बार दोहराइए मन में, फिर उनको लिखने की कोशिश करिए। फिर इसके बाद हम सारे कीवर्ड्स को एक एक करके देख लेते हैं, इनको लाइंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस पे एक एक वाक्य कैसे इनको बनाएंगे। तो सबसे पहले है वैदिक शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य। परिचय में हमने लिख दिया। मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? वैदिक साहित्य में निहित ज्ञान को संरक्षित और हस्तांतरित करना था। यह प्रणाली मौखिक परंपरा और गुरु शिष्य के घनिष्ठ संबंध पर आधारित थी। आप सोचिए, जो पूर्व वैदिक संस्कृत थी, एकदम शुरुआती संस्कृत, वो बड़ी कठिन थी। उसको जानबूझ के इसलिए कठिन बनाया गया था ताकि उसमें मिलावट ना हो पाए। तो उस समय शिक्षा का उद्देश्य यही था कि वैदिक साहित्य में निहित ज्ञान को संरक्षित और अक्षुण्ण रखा जाए और इसको आगे हस्तांतरित किया जाए। यह प्रणाली मौखिक परंपरा और गुरु शिष्य के घनिष्ठ संबंध पर आधारित थी। मुख्य विशेषताएं क्या था? गुरु शिष्य परंपरा। शिक्षा का आधार गुरु शिष्य परंपरा थी, जिसमें शिष्य गुरु के साथ रहकर न केवल अकादमिक ज्ञान बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य भी सीखता था। यह ज्ञान के समग्र हस्तांतरण को सुनिश्चित करता था। मौखिक परंपरा। ज्ञान मुख्य रूप से मौखिक रूप से दिया जाता था। छात्रों से अपेक्षा की जाती थी कि वैदिक भजनों और ग्रंथों को कंठस्थ करें, जिससे उनकी स्मृति और एकाग्रता विकसित होती थी। शिक्षा का उद्देश्य, इसका प्राथमिक लक्ष्य छात्रों को मोक्ष या आत्म साक्षात्कार के लिए तैयार करना था, न कि केवल भौतिक जीवन के लिए। पहला क्या है? गुरु शिष्य परंपरा, मौखिक परंपरा, शिक्षा का उद्देश्य। इसके बाद शिक्षा तक पहुंच। प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, जैसा कि घोषा और अपाला जैसी महिला ऋषिकाओं के उदाहरणों से पता चलता है। हालांकि उत्तर वैदिक काल में यह पहुंच सीमित हो गई। तो हमने देखा था कि पूर्व वैदिक काल में सबको शिक्षा तक पहुंच थी। इनफैक्ट अगर आर्यों के संस्थापक जो राजा थे सुदास, महाभारत के एक पर्व में उनको, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली वन पर्व है या अनुशासन पर्व है, इन दोनों में किसी एक पर्वों में उन्हें शूद्र कहा गया है। इसका मतलब पूर्व वैदिक काल में जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था इतनी कठोर नहीं हुआ करती। अब आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में इसका क्या महत्व है? गुरु शिष्य संबंध आज भी एक समर्पित शिक्षक और छात्र के बीच का संबंध प्रभावी शिक्षा की आधारशिला माना जाता है।
समग्र विकास वैदिक प्रणाली का समग्र दृष्टिकोण जो चरित्र निर्माण और नैतिक मूल्यों पर जोर देता है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। तीसरा है सांस्कृतिक संरक्षण। गुरु शिष्य परंपरा आज भी शास्त्रीय कलाओं और संगीत को संरक्षित करने का एक प्रभावी माध्यम बनी हुई है। इस प्रकार वैदिक शिक्षा प्रणाली न केवल ज्ञानार्जन का माध्यम नहीं थी, बल्कि नैतिकता, अनुशासन और जीवन दृष्टि को विकसित करने वाली समग्र व्यवस्था थी। आधुनिक शिक्षा में इसके मूल सिद्धांत आज भी उतने प्रासंगिक और आगे भी बने रहेंगे। तो ये हमने इस प्रश्न को देख लिया, इसमें क्या क्या चीजें लिखनी है, परिचय लिखना है, उसके बाद मुख्य विशेषता में आपको 5 कीवर्ड्स याद रखने हैं। कौन कौन से? शिक्षा तक पहुंच, शिक्षा का उद्देश्य, मौखिक परंपरा और गुरु शिष्य परंपरा। ठीक है, 4 कीवर्ड्स ये हो गए। उसके बाद 5वां है वर्तमान में महत्व, इसमें गुरु शिष्य संबंध, समग्र विकास और सांस्कृतिक संरक्षण को लिखना है। उसके बाद निष्कर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 46 पर वैदिक साहित्य में वर्णित भारत की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये सवाल यूपीपीसीएस 2021 में पूछ चुका है। तो इसमें आपको कौन से कीवर्ड्स याद रखने हैं? सबसे पहले तो परिचय में आपको बताना है कि ऋग्वैदिक साहित्य में आरंभिक भौगोलिक जानकारी दी हुई थी कि किस तरह से शुरुआती जो आर्य थे उनका निवास स्थान सरस्वती नदी के किनारे था, सिंधु नदी प्रणाली थी, उसके आसपास के क्षेत्रों में इनका निवास स्थान था, पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत मुख्य रूप से इनका क्षेत्र हुआ करता था। ये परिचय में आप बता देंगे। मुख्य विशेषताओं में सप्त सिंधु क्षेत्र का वर्णन है, उसमें ऋग्वैदिक आख्यानों में सप्त सिंधु क्षेत्र मिलता है। सिंधु, वितस्ता, अस्किनी, परुष्णी, विपाशा, शतुद्री और सरस्वती नदियों का उसमें उल्लेख मिलता है। इसके अलावा पर्वत और सीमांत, भारत के उत्तर पश्चिमी पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में उसमें चर्चा मिलती है। मूजवंत पर्वत की वहां पर बात हुई है, जहां से सोम माना जाता है कि मूजवंत पर्वत ही सोम का स्रोत हुआ करता था, सोमरस का। उसके बाद खैबर दर्रे की भी बात हुई है। तो इस तरह से किस तरह से सप्त सिंधु क्षेत्र के अलावा आर्य पर्वत और सीमांतों से भी परिचित थे। इसके अलावा उत्तर वैदिक विस्तार भी आगे चलकर होता है, जब पूर्व वैदिक काल से जब आर्य उत्तर वैदिक काल में आते हैं और पश्चिम से भारत के पूर्वी इलाकों की तरफ बढ़ते हैं, और इस तरह से मिथिला जैसे नए राज्यों का उदय होता है। बड़ी अच्छी कहानी भी है शतपथ ब्राह्मण में कि किस तरह से राजा विदेह माधव अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ सरस्वती नदी के तट पे रहते हैं, और चूंकि राजा विदेह माधव अपने मुंह में वैश्वानर अग्नि को धारण करते हैं, तो जब उनको राहुगण संबोधित करते हैं तो इस डर से नहीं बोलते कि कहीं अग्नि उनके मुंह से जमीन पर न गिर जाए, लेकिन इवेंचुअली वो वैश्वानर अग्नि जमीन पर गिरती है और तेजी से बढ़ते हुए पूर्व की तरफ बढ़ती चली जाती है और बहुत सारे क्षेत्रों को जलाती हुई वो रुक जाती है सदानीरा नदी के तट के किनारे। वो सदानीरा नदी यानी आज की जो गंडक नदी है उसको नहीं जला पाती। तो इस तरह से क्या होता है कि गंडक के पूर्व में जितना भी क्षेत्र होता है वहां पर जो आर्य होते हैं वहां पर वो एक नए राज्य का निर्माण करते हैं। तो इस कहानी से हमको पता चलता है कि किस तरह से आर्यों का विस्तार जो है पश्चिम से लेकर पूर्व की तरफ होता चला गया, और यही गंडक नदी एक समय जो है कोसल राज्य और विदेह के बीच एक तरह से सीमा का निर्माण करती है। तो इस तरह की जो कहानियां हम उनको अक्सर बहुत उसी अर्थ में ले लेते हैं जिस तरह से वो लिखी गई है, लेकिन उनका एक सिंबॉलिक मीनिंग होता है। तो हमें सारे ग्रंथों को पढ़ते समय एक सिंबॉलिक मीनिंग का तत्व जो है उसको अपने दिमाग में रखना चाहिए। कहा जाता है ना, पुराणों को आप उसी अर्थ में मत लीजिए जिस तरह से उनको उनकी कहानियां लिखी गई, उनका एक सिंबॉलिक मीनिंग होता है। तो इस तरह से हमने ये देख लिया कि किस तरह से हमने आर्यों का जो भौगोलिक क्षेत्र उस समय भारत के किन किन भौगोलिक क्षेत्रों से आर्यों का परिचय था, ये हमने प्रश्न में देख लिया। सप्त सिंधु क्षेत्र, पर्वत और सीमांत, उत्तर वैदिक विस्तार, और लास्ट में निष्कर्ष लिख देंगे कि वैदिक भूगोल उत्तर पश्चिम से गंगा मैदान और दक्कन तक की विस्तार की यात्रा का वर्णन करता है। आगे चल के कई जगह उत्तर वैदिक काल में आपको बहुत सारे ऐसे आख्यान मिलेंगे जिसमें दक्षिण की ओर भी प्रसार दिखाया गया है। जैसे खासतौर पर अगर महाभारत की बात करें तो महाभारत भी चूंकि कई कालों में डेवलप हुआ है, तो आप देखेंगे महाभारत जब बाद के समय में डेवलप हुआ तो उसमें बहुत सारे जो युद्ध के जो सीन है, युद्ध के जो दृश्य हैं, उसमें दक्षिण भारत के कुछ राज्यों का भी वहां पर वर्णन है। जैसे एक महेश्मती राज्य का वहां पर उल्लेख आता है। इसके अलावा महाभारत में पांड्य राजाओं का उल्लेख आता है जो अलग अलग दलों से लड़ते हैं, कोई कौरवों की तरफ से लड़ रहा है, कोई पांडवों की तरफ से लड़ रहा है। तो इस तरह से वैदिक जो काल के साहित्य है उसमें भारत के विभिन्न भौगोलिक भागों का वर्णन हमें मिलता है। तो इन कीवर्ड्स को हमने देख लिया। कीवर्ड्स क्या क्या थे मुख्य विशेषताओं में? पहला है सप्त सिंधु क्षेत्र, दूसरा है पर्वत और सीमांत, तीसरा है उत्तर वैदिक विस्तार। इन तीनों को एक बार हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। इनको कैसे हम वाक्यों में कन्वर्ट करेंगे। एक छोटा सा परिचय लिख दिया जाएगा कि वैदिक साहित्य विशेष रूप से ऋग्वेद आरंभिक वैदिक काल लगभग 1500 से 1100 ईसा पूर्व के भूगोल के पुनर्निर्माण का प्राथमिक स्रोत है। यह साहित्य मुख्य रूप से सिंधु नदी प्रणाली के इर्द गिर्द केंद्रित एक विशाल क्षेत्र का वर्णन करता है
जो वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत से मेल खाता है। प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र क्या है? सप्त सिंधु क्षेत्र। ये वो मुख्य भौगोलिक क्षेत्र था जहां आरंभिक वैदिक लोग फले फूले। इस क्षेत्र में सिंधु नदी और उसकी मुख्य सहायक नदियां शामिल थीं। कौन कौन सी? वितस्ता यानी झेलम, अस्किनी यानी ये सब आपने प्री का जब तैयार कर रहे होंगे एंशंट हिस्ट्री का पार्ट, तो वहां सब इन सारी नदियों का आपने ओरिजिनल पौराणिक या वैदिक नाम पढ़ा होगा आपने। तो वितस्ता, अस्किनी यानी चेनाब, परुष्णी यानी रावी, विपाशा यानी व्यास, शतुद्री यानी सतलुज। ग्रंथों में सरस्वती नदी का भी बार बार उल्लेख किया गया है, जिसे अक्सर सूख चुकी घग्गर हाकरा नदी प्रणाली से पहचाना जाता है। तो इस तरह से सप्त सिंधु क्षेत्र का वैदिक ग्रंथों में वर्णन है, इन साथ सभी नदियों का वर्णन है। उसके बाद पर्वत सीमांत पर अगर आ जाए, पर्वत और सीमांत क्षेत्रों का, तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि आर्य उत्तरी पश्चिमी सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं से परिचित थे, जिसमें वे हिमालय और इसकी विभिन्न चोटियों जैसे कि मूंजवत का अक्सर उल्लेख करते थे, जिसे संभवतः सोम पौधे का स्रोत माना जाता था। इस क्षेत्र में प्रमुख संचार मार्गों जैसे खैबर दर्रा का ज्ञान भी दर्शाया गया है। तो इस तरह से पर्वत और सीमांत में हम क्या बताएंगे? उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं से परिचित थे। हिमालय और विभिन्न उसकी चोटियां जैसे मूंजवत का अक्सर उल्लेख मिलता है इसमें। सोम पौधे की बात कह देंगे और खैबर दर्रे का भी इसमें उल्लेख कर देंगे। इस तरह से पर्वत और सीमांत का जो हमारा हेडिंग है वो पूरा हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे उत्तर वैदिक विस्तार। उत्तर वैदिक विस्तार में हमने आपको विदेह माधव और गौतम रावगढ़ की जो कथा सुनाई थी, कि किस तरह से शुरुआती आर्य जो है, जो सिंधु नदी के किनारे और सरस्वती नदी किनारे रहते थे, उन्होंने पूर्व की ओर विस्तार शुरू किया और उत्तर वैदिक काल में उन्होंने पूर्व दिशा में भी अपने साम्राज्य स्थापित किए। तो उत्तर वैदिक काल लगभग 1100 से 500 ईसा पूर्व के दौरान भौगोलिक क्षितिज में महत्वपूर्ण विस्तार हुआ। वैदिक लोगों का फैलाव सप्त सिंधु क्षेत्र से पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया। उनकी बस्तियां उपजाऊ गंगा के मैदानों में फैल गई, यानी दोआब, आब यानी नदी, जो कोसल और विदेह के पूर्वी क्षेत्रों तक विस्तृत थी। बाद के ग्रंथ दक्कन और विंध्य पर्वतमाला के क्षेत्रों से भी उनके परिचय का संकेत देते हैं, जिससे आंध्र और कलिंग की ओर उनकी पहुंच का पता चलता है। इस प्रकार वैदिक ग्रंथ प्राचीन भारत के एक बदलते हुए भौगोलिक मानचित्र को प्रस्तुत करते हैं, जिसकी शुरुआत उत्तर पश्चिम की नदियों से हुई और धीरे धीरे गंगा नदी प्रणाली के कृषि हृदय क्षेत्र तक इनका विस्तार हुआ। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी देख लिया, इसका आंसर किस तरह से लिखना है, कौन कौन से कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं और उनका विस्तार किस तरह से करना है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं कि गुप्त काल के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास पर प्रकाश डालिए। यूपीपीसीएस 2021 में पूछा जा चुका है। तो इसमें क्या लिखेंगे? एक बार हम लोग शायद पहले भी इस तरह का एक प्रश्न देख चुके हैं। इसमें आपको कीवर्ड्स क्या याद रखने हैं? विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आपको गणित याद रखना है। गणित में शून्य और दशमलव प्रणाली, पाई, ये याद रखना है। आर्यभट्ट का नाम ले लीजिएगा। तो पहला जो कीवर्ड था वो गणित था, इसमें आपको आर्यभट्ट याद रखना है, शून्य और दशमलव प्रणाली याद रखनी है, पाई याद रखनी है। उसके बाद खगोल विज्ञान में आर्यभट्टीय पृथ्वी का घूमना और ग्रहों का वैज्ञानिक स्पष्टीकरण, ये तीनों चीज आपको याद रखनी है। फिर धातु विज्ञान में आइए, मेहरौली का लौह स्तंभ, इसको याद रखिए। आज 1600 साल बाद भी जंग रहित है, बिल्कुल ठीक है। तो धातु विज्ञान, इसके बाद खगोल विज्ञान और गणित, इन तीनों चीजों के माध्यम से आप बता देंगे कि गुप्त काल में वैज्ञानिक विकास कितना उन्नत रूप में था। लास्ट में निष्कर्ष आपको लिख देना है। देखिए, एक बार इसके क्विक रिवीजन नोट्स को आप 2-3 बार देख लेंगे, आपको याद हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, एक बार पहले मैं करवा चुका हूं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोबारा भी आ सकता है। तो उसको जितनी बार आप इसको रिवाइज करेंगे, इसके कीवर्ड्स को, इसके स्केलेटन को, इसके पूरे ढांचे को याद करेंगे, उतना ही आसान हो जाएगा आपके लिए इस पर आंसर लिखना। गुप्तकाल स्वर्णयुग, गणित, खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान में महान प्रगति, आर्यभट्ट प्रमुख योगदानकर्ता। मुख्य विशेषताओं में गणित है, खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान, इसके कीवर्ड्स आप देख लीजिए, याद हो जाएंगे आपको। निष्कर्ष में आपको लिख देना कि गुप्त काल में विज्ञान प्रौद्योगिकी शिखर पे थी, भारतीय और वैश्विक वैज्ञानिक परंपरा की मजबूत नींव स्थापित हुई। इसका मुझे लगता है कि विस्तार फुल फॉर्म इसका देखने की जरूरत है नहीं, अगर एक बार हम लोग पहले भी देख चुके हैं। आप इसको अलग से देख लीजिएगा, 1-2 बार इस प्रश्न को लिखने की कोशिश करिए, अपने आप ये तैयार हो जाएगा। अब आते हैं कि गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों माना जाता है। गुप्त काल लगभग 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई एग्जाम्स में आ चुका है और इस बार फिर से रिपीट होने की संभावना है, तो इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्यों? इसके पीछे रीजन है कि इसमें कला और वास्तुकला के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। इसके अलावा साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत विपुल साहित्य लिखा गया, बहुत अच्छा साहित्य, उत्कृष्ट स्तर का साहित्य लिखा गया। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी को हमने ऊपर देख लिया है, हालांकि एक इसकी संक्षिप्त आलोचना भी है, जिसको अभी हम देख लेंगे। फिर लास्ट में इसका लिखना है आपको निष्कर्ष। तो चलिए क्विक रिवीजन नोट्स पहले देख लेते हैं। परिचय क्या है? 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी तक कला,
ये जो गुप्त साम्राज्य था, जो गुप्त काल था, वो 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी तक माना जाता है। कला, साहित्य और विज्ञान में उत्कर्ष का ये काल था, आपको परिचय में लिख देना है, और यही कारण है कि इसको स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती थी। तो ये 3 चीजें लिख देनी, आपको काल बता देना है कि तीनों क्षेत्रों में उत्कर्ष का काल था, फिर आपको बता देना और यही कारण है इसलिए कि इसे स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। अब तीनों चीजों को आपको आगे चल के विस्तार दे देना है। जैसे कला और वास्तुकला, मुख्य विशेषताएं। कला और वास्तुकला में आपको क्या लिखना है? पाषाण मूर्तियां, देवगढ़, दशावतार मंदिर, यही काल था जब भारत में मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। अजंता भित्ति चित्र भी इसी काल में बनाया गया। बौद्ध कला अपने शिखर पर पहुंची। प्रारंभिक पत्थर मंदिर, ये प्रारंभिक पाषाण मंदिर नागर शैली के थे, ये आपको बताना है। नागर शैली का विकास भी इसी काल में हुआ। फिर साहित्य में आप आ जाएंगे, कालिदास का आप नाम ले लेंगे। अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूत इन्होंने रचनाएं की और भारत का शेक्सपियर भी इनको कहा जाता है। किस तरह से कालिदास ने उत्कृष्ट ग्रंथों की रचना की जो आज भी भारत के साहित्य में सबसे उच्च पायदान पर प्रतिष्ठित है। इसके बाद रामायण और महाभारत का जो संकलन जो है वो अपनी पूर्ण अवस्था में इसी काल में पहुंचा। खास तौर पे महाभारत का पूरा संकलन इसी काल में हुआ। संस्कृत दरबारी भाषा थी इस काल की और संस्कृत का पर्याप्त विकास भी हुआ इस काल में। इसके बाद विज्ञान प्रौद्योगिकी में हमने ऊपर पढ़ा था, गणित, खगोल विज्ञान और मेटलर्जी, ये सारी चीजें आपको बता देनी है। शून्य, पृथ्वी का घूमना, मेहरौली, लौह स्तंभ। अब आलोचना में आएंगे कि जाति व्यवस्था अपनी कठोरतम स्थिति में भी इसी काल में पहुंची। इस काल में तो इवन ये स्थिति हो गई थी वैश्य भी शूद्रों की कैटेगरी में पहुंच गए थे। इसके बाद अस्पृश्यता का भी इसी काल में शुरुआत हुआ। महिलाओं की स्थिति में इस काल में अभूतपूर्व गिरावट आई और सती प्रथा का भी इस काल में उल्लेख मिलता है। तो ये चीजें आलोचना के उसमें आती हैं। अगर आलोचना पूछता है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर पूछता है कि क्या ऐसा माना जा सकता है तो पहले आप लिखेंगे मानने के क्या क्या कारण है, उसके बाद आप इसकी जो एक संतुलित समीक्षा है उसको भी आप करेंगे इन पॉइंट्स को गिनाकर। यानी जाति व्यवस्था अपने कठोर स्थिति में पहुंची, अस्पृश्यता थी, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई और सती प्रथा जैसी निकृष्ट प्रथा भी इस काल में शुरू हुई। निष्कर्ष में क्या है? कला, साहित्य, विज्ञान में उत्कर्ष पर सामाजिक असमानताओं के साथ इनका सहअस्तित्व था। चलिए अब इसी को फटाफट हम लोग देख लेते हैं। इसको उत्तर के रूप में कैसे लिखेंगे इन कीवर्ड्स को। आप 1-2 बार वीडियो को पॉज करिए और 1-2 बार इन सारे कीवर्ड्स को दोहराने की कोशिश करिए मन में, हो सके तो उनको लिख लीजिए। और इस तरह के प्रश्नों का तो आपको लिख के भी अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। तो उन कीवर्ड्स को कैसे डिटेल करना है यहाँ देखते हैं। गुप्त काल लगभग 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस अवधि में कला, साहित्य, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास और उत्कृष्टता देखी गई। यद्यपि यह अवधारणा कुछ सामाजिक सीमाओं के कारण बहस का विषय है, फिर भी इस युग की उपलब्धियां इसे भारतीय इतिहास में एक विशिष्ट स्थान प्रदान करती हैं। स्वर्ण युग के रूप में गुप्त काल के पक्ष में क्या क्या तर्क हैं? कला और वास्तुकला पहला हेडिंग है। इसमें आपको लिखना है कि इस काल में परिष्कृत पाषाण मूर्तियों का विकास हुआ, जैसे कि देवगढ़ के दशावतार मंदिर की मूर्तियां। अजंता की गुफाओं में बौद्ध कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची, जहां बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं को दर्शाने वाले भित्ति चित्र बनाए हैं। भारत के प्रारंभिक स्थायी पत्थर के मंदिरों का निर्माण इसी काल में हुआ, जिसने नागर शैली की मंदिर वास्तुकला की नींव रखी। भारत का आज का जो मंदिरों का जो संरचना है वो गुप्त काल में ही डेवलप हुई, जैसे गर्भगृह, मंडप, इस तरह की जो संरचनाएं थी वो गुप्त काल में ही डेवलप हुई। तो मंदिर अपनी मूल संरचना में गुप्त काल में अस्तित्व में है। तो कला वास्तुकला में पाषाण मूर्तियों का परिष्कृत पाषाण मूर्तियों का विकास, अजंता की गुफाओं में चित्रकारी और उसके बाद मंदिरों का वर्तमान रूप इसी काल में अस्तित्व में आया, नागर शैली। साहित्य, अब इसमें साहित्य में क्या क्या लिखेंगे? संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल था। महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान, शाकुंतलम और मेघदूत जैसी अमर रचनाएं की। और इन्हीं कालिदास का लिखा हुआ एक बड़ा अच्छा प्रसंग मुझे याद आता है कि अक्सर आलोचक कहते हैं कि हमने लोकतंत्र को पश्चिम से सीखा, जबकि लोकतंत्र का जो मूल्य था हमारे भारतीय समाज में वो प्राचीन काल से विद्यमान था। कालिदास ने मेरे ख्याल से या तो अभिज्ञान, शाकुंतलम या तो मेघदूत, किसी में इस प्रसंग के बारे में लिखा है कि एक बार माँ गौतमी शकुंतला के साथ मिलने जाती हैं राजा भरत से, और उस समय रात्रि का समय होता है, उनके महल पे जाती हैं उनसे मिलने। तो चूंकि माँ गौतमी और शकुंतला एक तरह से उनकी प्रजा थी और रात में मिलने का आग्रह करती हैं, वो सोचती हैं कि शायद राजा मिलेंगे नहीं, राजा भरत उनसे मिलेंगे नहीं, लेकिन उनका जो द्वारपाल है वो कहता है कि आप निश्चिंत रहिए, अविश्य मोयः लोकतंत्र सर्वाधिकारः, कहता है कि लोकतंत्र में सभी को अपने राजा से मिलने का अधिकार है। तो सोचिए कितनी उन्नत मूल्य हमारे उस समय रहे लोकतंत्र के, राजनीति के। और जो कुछ भी आरोप लगाया जाता है कि भारतीय सभ्यता ने पश्चिम से सीखा लोकतंत्र वगैरह, ये सब बकवास है। ये सारी चीजें नहीं माननी है। ये सब सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया, तो उनको ये दिखाना था कि एक इंटेलेक्चुअल सबवर्जन
कि हम कितने गए गुजरे थे, हमारा अतीत कितना पतित था। तो इस तरह की अफवाहें और इस तरह की झूठी कहानियां हमारी सभ्यता और संस्कृति के बारे में फैलाई गई। वो चिनुआ अचेबे कहते हैं ना कि अगर कोई शेर जानता कि लिखना किस तरह से लिखा जाता है, तो सारी कहानियां वो शिकारी को ग्लोरीफाई नहीं कर रही होती। तो वही हालत है कि हमने अपने इतिहास लेखन को पूरी तरह से पाश्चात्य इतिहासकारों के हाथ में दे दिया और वामपंथी इतिहासकारों ने ऐसा बेड़ा गर्क किया कि हमको लगता है कि हमारी पुरानी सभ्यता और संस्कृति कुछ थी ही नहीं। तो रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों का अंतिम संकलन भी इसी काल में हुआ माना जाता है। संस्कृत को दरबारी भाषा का दर्जा प्राप्त था, जिसने साहित्यिक विकास को प्रोत्साहित किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ और खगोलशास्त्री हुए, जिन्होंने शून्य की अवधारणा दी और सिद्धांत प्रतिपादित किया कि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है। धातु विज्ञान का उत्कृष्ट उदाहरण मेहरौली का लौह स्तंभ है, जो आज भी जंग रहित है। स्वर्ण युग की अवधारणा की आलोचना हमने नीचे देखा था कि आलोचकों का तर्क है कि स्वर्ण युग समाज के सभी वर्गों के लिए नहीं था। इस अवधि में जाति व्यवस्था और कठोर हुई तथा अस्पृश्यता की प्रथा तीव्र हो गई। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई और सती प्रथा का पहला अभिलेखी साक्ष्य एरन शिलालेख, हमने याद किया है प्री के एग्जाम के लिए भी कि एरन शिलालेख सती प्रथा का पहला साक्ष्य माना जाता है और वो भी इसी काल से मिलता है। निष्कर्षतः गुप्त काल को निसंदेह कला, साहित्य और विज्ञान में अपनी शानदार उपलब्धियों के कारण स्वर्ण युग की संज्ञा दी जा सकती है। हालांकि ये स्वीकार करना भी महत्वपूर्ण है कि ये प्रगति सामाजिक पदानुक्रम और समानताओं के साथ सह अस्तित्व में थी। यह एक ऐसा युग था जहां बौद्धिक और रचनात्मक प्रतिभा अपने चरम पर थी, भले ही सामाजिक संरचना में कुछ कठोरताएं मौजूद थीं। तो इस तरह से ये गुप्त काल को स्वर्ण युग वाले प्रश्न को भी हमने हल कर लिया, देख लिया इसको कैसे क्या क्या लिखना है इसमें। एक दो बार इसके पूरे क्विक रिवीजन नोट्स को आप देख लेंगे, अपने आप इस क्वेश्चन का उत्तर लिखने की हालत में होंगे। मैक्सिमम कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा बार उन कीवर्ड्स को रिवाइज करें, ताकि आपको इन प्रश्नों के बारे में, प्रश्नों के आते ही आपको बहुत ज़्यादा सोचना न पड़े और आपकी कलम अपने आप चलने लगे एग्जाम में। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आगे के लिए सिर्फ एक लेक्चर और रह गया, जिससे ये आपका आर्ट एंड कल्चर पूरी तरह से खत्म हो जाए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।